आज बात स्टार्ट करते हैं हम लोग डे 28 का आपके क्रैश कोर्स और यूपी पीसीएस 2024। आज बात करेंगे हम बजट का। कौन से बजट का? यूपी बजट और आपका इंटरिम बजट यूनियन का। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो टर्म्स क्या अगर हम लोग पढ़ समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट का क्या मतलब होता है, रिवाइज एस्टिमेट का क्या मतलब होता है, और एक्चुअल फिगर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, अभी 2000 कोई भी फाइनेंशियल ईयर हम जानते हैं 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक होता है। ठीक है, या 1 अप्रैल से लेके अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2023, ये क्या है, 2022 से लेके 2023। तो ये क्या कब चालू हुआ होगा? 1 अप्रैल ऑफ 2022 से लेके 31 मार्च ऑफ 2023। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आए। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये पहला फाइनेंशियल ईयर होगा। इस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च खत्म होगा। फरवरी में आपका बजट सेशन स्टार्ट, बजट अनाउंस होता है। ठीक है, फरवरी में हर साल के ऐसे बजट अनाउंस होता है। उसी तरीके से अगला साल लग जाएगा यहाँ पे। अगला साल का फिर 1 अप्रैल से लेके फिर 31 मार्च यहाँ पे होगा। दिस विल बी द फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024। ठीक है, और उसके बाद अगला साल, आने वाला साल, तो दैट वुड बी 2024 2025। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई है। अब देखिए, बात ये है कि ये जो आपका बजट है, बजट सेशन है, अभी ये वाला बजट सेशन 1 फरवरी को अनाउंस किया गया। तो इसमें कौन कौन से डेटा हम लोग को बताए गए? सबसे पहले ये बताया जाएगा कि व्हाट विल बी द बजट एस्टिमेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024 2025। इस साल कितना एक्सपेंडिचर होगा। बेसिकली बजट में हम लोग क्या बताते हैं, कितना एक्सपेंडिचर है और कितना आपका रिसीट है। रिसीट मतलब कितना पैसा मिला, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च होना है। तो ये एक एस्टिमेट दे देंगे अगले साल का, 2024 2025 का अगले साल का एस्टिमेट दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड बजट एस्टिमेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और क्या दिया जाएगा? रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2023 2024। अब ये रिवाइज एस्टिमेट क्या है? इसमें तो ऑब्वियसली कितना पैसा आ गया और कितना पैसा मतलब हमने खर्चा कर दिया और कितना पैसा हमको मिला, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो इसको एक्चुअल क्यों नहीं बोलते हम लोग? इसको एक्चुअल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अभी ये 11 महीने का है ना, 11 मंथ्स का है। 12 महीने तो हुए नहीं है। एक महीने आगे कितना खर्चा होगा और कितना आपको पैसा आएगा, इसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है। नहीं, अंदाजा है, 100% पता नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट। इसलिए इसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2023 और 2024। ठीक है, तो ये दो डेटा आपको दिया जाता है बजट में। बजट एस्टिमेट अगले साल का, और रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2023 2024। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और जो पिछले साल जो बजट था उसमें क्या दिया था? उसमें आपका ऑब्वियसली बजट एस्टिमेट दिया था 2023 और 2024। पिछले बजट का, जो आया था बजट, उसमें बजट एस्टिमेट आया था। अब आया हमारा रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, और एक और हमको इंफॉर्मेशन मालूम होगा, एक्चुअल। क्या हमको सारा एक्चुअल डेटा पता है 2022 और 2023 का? ये वाला मुझे पूरा डेटा पता है ना, पूरे 12 महीने हो गए। इसके पूरे 12 महीने नहीं हुए, इसलिए हम लोग रिवाइज एस्टिमेट देते हैं और बजट एस्टिमेट देते हैं अगले साल का। और हमारे पास बजट एस्टिमेट पिछले साल से कंपेयर करने के लिए होता है कि पिछले साल जो हमने बजट आया था फरवरी में, उसमें बताया था कि ये कितना खर्चा हो सकता है। ये था बजट एस्टिमेट। कितना खर्चा एक्चुअल में हुआ है 11 महीने का करके, एक अंदाजन 12 महीने का जो हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एस्टिमेट। तो पता चलता है कि बजट एस्टिमेट से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है। ये सारा डेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप हम लोग को बात समझ में आ गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, तो बजट में इस समय क्या आपको डेटा मिलेगा? रिवाइज एस्टिमेट का और बजट एस्टिमेट का अगले साल का। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू की और एक्सपेंडिचर की। ठीक है ना, अब यहां पे आप समझिए कि ये बजट एस्टिमेट और रेवेन्यू एस्टिमेट में आपका भाई एक्सपेंडिचर शो करेगा और आपका रिसीव शो करेगा। तो बताया हमने ना, एक्सपेंडिचर में दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार से रिसीट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीव्स और एक होता है कैपिटल रिसीव्स। ठीक है, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट को हम लोग समझेंगे। तो ये आपको पता होगा, ये आपका बजट एस्टिमेट में एक वैल्यू दी होगी और आपका रिवाइज एस्टिमेट में भी एक वैल्यू दिया होगा इसका। मतलब रिवाइज एस्टिमेट में भी आपका एक्सपेंडिचर और
रिसीप्ट के कुछ फिगर्स होंगे और बजट एस्टिमेट के भी कुछ फिगर्स होंगे। तो आई होप ये तो डिफरेंस क्लियर हो ही गया आपको बजट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब हम लोग ये समझते हैं, अब लेटर से किसी अभी एग्जांपल लेते हैं, हम लोग बजट एस्टिमेट पढ़ रहे हैं। बजट एस्टिमेट में हम लोग देखेंगे ये दो कॉलम्स का क्या मतलब है, ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये दो कॉलम्स होंगे। तो इन दोनों कॉलम्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब जो पैसा आया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो पैसा गया, लेकिन किस काम में, काम इंपॉर्टेंट है। पैसा आया किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू, जो कि या नॉन टैक्स सोर्सेस। टैक्स तो हमें पता ही है, नॉन टैक्स का मतलब जैसे इंटरेस्ट मिलते हैं, गवर्नमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करता है, उस पर डिविडेंड भी लेता है, कुछ लोन पे दिए होते हैं उसके इंटरेस्ट रिसीव होते हैं, दूसरे कंट्रीज को लोन वगैरह दे देते हैं ना, तो वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं हर साल। तो ऐसे जो रिसीप्ट है वो होते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। मोटा मोटी हम समझ सकते हैं जो खर्चे, सॉरी खर्चे नहीं, जो पैसा आपको हर हर साल मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, रिपीटेड मिलता मिलता चला जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। बार बार मिलेगा, जो हर साल मिलेगा जो, ठीक है। टैक्स हर साल देना पड़ता है, बिल्कुल, मतलब तो हम गवर्नमेंट को हर साल मिलता है, और इंटरेस्ट भी हर साल मिलेगा आपको, डिविडेंड भी हर साल मिलेगा। तो आपको रेगुलर इनकम है ये, जैसे आपकी सैलरी आपकी रेगुलर इनकम है, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि बढ़िया चल रहा है सब काम, ठीक है। अच्छा, अब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कि आपको रेगुलर करना पड़े, रेगुलर हर साल करना पड़े, हर महीने करना पड़े, मतलब करते रहना पड़े। जैसे कि आपके भाई इंटरेस्ट, जो हम लोगों ने जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट देते हैं ना, हर साल देना पड़ेगा हमको जब तक लोन है हमारे सर पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, सैलरीज देनी पड़ेगी, सैलरीज देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज वगैरह को। तो क्या ये जो आपके जो खर्चे हैं वो रेगुलर खर्चे हुए, रेगुलर आपके एक्सपेंडिचर है, हर हर महीने हर साल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर परचेज पर्पसेस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स। तो कहते हैं एसेट बनाने के लिए खर्चे इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि आपने सड़क बनाया, ठीक है, आपने अस्पताल बनाया, ये क्या हर साल खर्चा करना पड़ेगा? नहीं, ठीक है। हाँ, मेंटेनेंस का खर्चा हर साल करना पड़ेगा, लेकिन बनाने के लिए जो खर्चा है, ठीक है, अस्पताल बनाने के लिए खर्चा या रोड बनाने के लिए जो खर्चा है उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक बार खर्चा होगा बस, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। और ये जो बन गया, ये हमारा एसेट बन गया, मतलब ये हमको इनकम करा के दे सकता है। भाई हमने रोड बनाया तो टोल टैक्स लेंगे ना इसके ऊपर, तो टोल टैक्स का इनकम हमें रेगुलर मिलता रहेगा। तो ऐसे चीज बोलते हैं इनको एसेट, ठीक है। लेकिन एसेट पे खर्चा जो ना करें, जैसे सैलरी वगैरह हर महीने देना पड़ेगा, लेकिन ये क्या हमको कुछ कमा के दे रहे हैं? नहीं, कुछ कमा के नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारा एसेट नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट हमें कुछ मिल तो नहीं रहा, लेकिन हर साल हमको देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के रेवेन्यू होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या ये अच्छे एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये अच्छे एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कम से कम होना चाहिए गवर्नमेंट का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट की मतलब ये है कि वो सारा पैसा जो एक बार में आपको मिले, बार बार ना मिले। तो जिस तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छा हुआ करता था कि हर हर साल मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, और मिलता रहेगा सालों साल, उसे कहेंगे हम लोग क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब एक बार पैसा मिल गया और बार बार नहीं मिलेगा ये। जैसे कि बोरोइंग्स, हमने किससे उधार लिया, एक बार बड़ा उधार ले लिया, ठीक है, उससे हमारा कुछ फायदा नहीं, मतलब फायदा हुआ लेकिन एक ही बार लेना है, वो बार बार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लोन्स, जितने लोन्स हमने लिए फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, आपका जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया आपने, ठीक है ना। इवन आप रिजर्व बैंक से कह रहे हो कि इतने पैसे छाप के हमको दीजिए, तो ये जो पैसे हैं ये आपके क्या है, एक प्रकार से बोरोइंग है। कमर्शियल बैंक से हम लोग बोरोइंग कर रहे हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग बोरो कर रहे हैं। तो ये पैसा जो हम लोग बोरो कर रहे हैं, बोरोइंग जो है, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल रिसीट। इसके अलावा आपका लोन्स, अब जैसे मान लो यूनियन गवर्नमेंट ने किसी दूसरे कंट्री को लोन लिया, हमारी कंट्री है, उसने दूसरे कंट्री को लोन लिया, तो दूसरा कंट्री जो है वो अब हमारा लोन वापस कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल रिसीट, ठीक है। अच्छा, उस लोन पे अगर हमें कोई इंटरेस्ट दे रहा है, क्या वो कैपिटल रिसीट होगा? नहीं, वो रेवेन्यू रिसीट होगा, क्योंकि हर साल रेगुलर आ रहा है ना पैसा। इंटरेस्ट का पैसा हमेशा रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, याद रखिए। असल अगर पैसा वापस कर दे, इतना लोन लिया आपने, लेटर से 1 बिलियन का लोन लिया, तो वो आधा बिलियन अगर लौटा दे, तो आधा बिलियन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। तो ये बताइए कैपिटल रिसीट्स कंट्री में ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो कैपिटल रिसीट्स भाई कम से कम बोरोइंग हो, ज्यादा बेटर है ना, कम से कम बोरोइंग ज्यादा बेटर है।
क्योंकि जितना ज्यादा बोरो करेंगे अगले महीने इंटरेस्ट भी तो उसका ज्यादा पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो कैपिटल रिसीट्स जितना ज्यादा होगा उतना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कैपिटल रिसीट अभी तो पैसा लेके हमने काम कर दिया, लेकिन उस पैसे से आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता रहेगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हमने लोन ज्यादा ले लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खराब एक्सपेंडिचर है, तो ये खराब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो कैपिटल रिसीट मान लीजिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसीट अच्छा है, ऐसा पैसा जो बार बार मिलता रहे हमें वो बढ़िया है। लेकिन ऐसा पैसा जो एक बार मिले और उसके मिलने पर हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का बढ़ जाए हर महीने हर साल, तो हमें दिक्कत है। अच्छा, अब वो एक्सपेंडिचर देखते हैं जो अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाता है। बजट में अगर आपका कैपेक्स ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? जैसे कि आपने कुछ फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल पोजिशंस किए, spending occurred by the government which results in the formation of physical or financial positions of the union government, ठीक है, और डिक्रीज ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ठीक है। जैसे कि आपने इतना लोन ले रखा है, ठीक है, वो लोन किसको चुका दिया आपने? लोन लोन चुका दिया, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छी बात है ना, लोन चुकाना तो अच्छी बात है। अब अगले साल से हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो लोन चुका देना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या तो आपने खर्चा किया, एक लैंड खरीदा, लैंड के ऊपर कुछ बिल्डिंग बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, कुछ जैसे हमने बनाया ना रोड्स बना रहे हैं हम लोग, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, तो ये सारे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये बार बार करना पड़ता है? नहीं, एक बार बना दिया तो आपको बहुत समय तक एयरपोर्ट जो है पैसा कमा के देगा, डॉलर या रुपीस कमा के देगा, ठीक है। हॉस्पिटल भी बना रहे हो, उससे भी आपको पैसा अर्न कर रहे हो, और ऊपर से सोशल वर्क भी हो रहा है, रोड के ऊपर टोल टैक्स लगा के आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारे जो बनते हैं इन्हें कहते हैं एसेट्स, जो आपका रेवेन्यू रिसीव जनरेट करके देगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छी चीज है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका क्या बढ़ रहा है? रेवेन्यू रिसीव बढ़ रहा है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो रेवेन्यू रिसीव ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर बजट में आपको दिखे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अच्छी बात है। तो याद रखिए, शॉर्ट में बता देते हैं, अगर बजट में आपको ऐसा दिखता है रेवेन्यू रिसीव बढ़े तो अच्छी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़े तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका कैपिटल रिसीट बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं, बजट देख के समझ सकते हैं कि अच्छा बजट है कि कैसा बजट है। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट डेफिसिट्स। बजट में कौन कौन से डेफिसिट्स होते हैं उनको समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि भाई देखिए, एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, फिर से देखेंगे हम लोग, और रिसीप्ट होता है हमारे पास। एक्सपेंडिचर हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि एक गलत बात है, मतलब ये अगर हो तो अच्छी बात नहीं है। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया है अगर हो रहा हो तो। उसके बाद रिसीट की बात करें तो एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट है। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब रेगुलर बेसिस पे जो पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारी सैलरी जो मिलती है हमें जॉब करके, वो होता है हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आपको रेगुलर बेसिस पे खर्चे करने पड़े, ठीक है। और सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसीट, सॉरी, ये हो गया कैपिटल रिसीट, ये हो गया कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट मतलब जो आपको पैसा आ रहा है, एक बार पैसा आ रहा है, जैसे उधार का पैसा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कैपिटल रिसीट। ये ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसीट बढ़ता है, उधार का पैसा बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये हमने देख लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग डेफिसिट की बात करते हैं। पहला देखिए, फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, यानी कि ये इसको टोटल कर लीजिए आप, ठीक है। इसको टोटल कर लीजिए और इसको टोटल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको टोटल करते समय आपका कैपिटल रिसीट जो है, जो उधारी का पैसा है, वो ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, कैपिटल रिसीट में भी ऐसा होता है कि कोई लोन, किसने लोन लिया हो, लोन वापस कर रहा है, वो ऐड कर सकते हैं हम लोग। यानी कि यहां पे क्या लिखा है देखिए, दिस इज एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। जो बोरोइंग्स है उसको एक्सक्लूड करना है। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर तो आप ऐड कर लीजिए, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से घटाना है आपको आपके रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू भाई आपका रेवेन्यू रिसीट को तो ऐड करना है, रोजमर्रा का जो इनकम हो रहा है आपको, रेगुलर बेसिस पे इनकम हो रहा है, वो ऐड करना है। प्लस आपने आपके मान लो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपके बोरोइंग्स ना हो। जैसे मान लो किसने लोन लौटा लिया, ठीक है, लोन लिया था उसने लौटा दिया, तो वो ऐड करेंगे। लेकिन इसमें बोरोइंग्स ऐड नहीं करेंगे, बोरोइंग्स ऐड नहीं करेंगे। तो ये आपका आ जाता है क्या, फिजिकल डेफिसिट। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट क्या बता रहा है, आपके बोरोइंग से बता रहा है।
बोरिंग से बता, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एक्सपेंडिचर और जो आपका जो पैसा आया उतना ही पैसा जाता है, ठीक है, उतना ही पैसा, जितना पैसा आता है उतना पैसा चला जाता है। तो ये दोनों नॉर्मली आपका देखा जाता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को जो माइनस करेंगे बोरोइंग हटा के, तो वो बोरोइंग से तो बताएगा। फिजिकल डेफिसिट बताता है कितना आपने पैसा उधार लिया, ये होता है फिजिकल फिजिकल डेफिसिट। बात समझ में आ रही होगी। तो पहली बार पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है समझते हैं। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस द रेवेन्यू रिसीट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम लोग रेवेन्यू रिसीट को हम लोग माइनस अगर कर रहे हैं तो हमारा आ जाता है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या हुआ, रोजमर्रे का जो खर्चा है वो अगर आपका रोजमर्रा के आमदनी से ज्यादा है, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया अगर हो रहा है, तो समझ लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट है। ये काफी खराब चीज है। यानी मतलब रोजमर्रा के एम्प्लॉयज हो गया, पेंशन हो गया, इस प्रकार के रेवेन्यू खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे आपके रोजमर्रा की आमदनी से पूरे नहीं हो पा रहे, जिसके लिए हमें क्या लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। ये तो एकदम ही गलत बात है। रेवेन्यू डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उधार हमेशा लिया जाना चाहिए कैपिटल बिल्ड करने के लिए। लेकिन यहां पे अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब आप रोजमर्रा के खर्चे करने के लिए उधार ले रहे हो, जो कि एक ठीक बात नहीं है, ठीक है। ये बात हमको यहां समझ में आती है। यहां हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में और देखा क्यों खराब है, क्योंकि आप रोजमर्रा का खर्चे करने के लिए बोरोइंग कर रहे हो, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, दिस इज फिजिकल डेफिसिट, बेसिकली कितने बोरोइंग, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट मतलब बोरोइंग ना, उसमें आप माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब पुराना जितना हमारा उधारी डेट इकट्ठा हो रखा है, कंट्री ने जितनी टोटल उधारी ली है उसका कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा ना। तो इस बोरोइंग से जो पैसा हम लोग इंटरेस्ट देने में देते हैं उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट लाने का फायदा ये होता है गवर्नमेंट का कि भैया आपका वैल्यू जो है थोड़ा कम दिखता है। फिजिकल डेफिसिट जो है जैसे 5% फिजिकल डेफिसिट है, ठीक, ऑफ जीडीपी, तो ये बड़ा दिख रहा है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट मान कर कम कर लेंगे तो लेटर से 4% हो गया, तो दिखने में अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरी बात है सरकार कहती है कि भाई ये जो आपके उधारी है, बोरोइंग हमने तो ली नहीं, पुरानी सरकारों ने ली, हमने थोड़ा बहुत लिया है जो फिजिकल डेफिसिट में आ रहा है, तो इसका जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। तो हमें हमें आप प्राइमरी डेफिसिट के हिसाब से देखिए कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है। हमें अगर जज करना हो तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, फिर मिल जाएगा आपको प्राइमरी डेफिसिट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखिए कैपेक्स क्या है, व्हाट इज कैपेक्स। कैपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कैपेक्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वो आपका पैसा है जो कि एसेट बनाने में खर्च हो रहा है। एसेट अगर बनेगा तो हमारा रेवेन्यू, आपका जो इनकम है, रेवेन्यू रिसीप्ट आपका बढ़ेगा, अच्छी बात हो जाएगी। फिर पैसा कमा के जनरेट करके दे रहा है ये, तो कैपेक्स हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात होगी कैपेक्स की। अब बात करते हैं व्हाट इज इफेक्टिव कैपेक्स। लिखा क्या है, इट इज द सम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब देखिए, अच्छा ये कैपेक्स, तो पहली बात तो हमने देखा डेफिसिट कम से कम होना चाहिए, तो और गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए प्राइमरी डेफिसिट हमें जज करिए। दूसरी चीज आपका बजट जज किया जाता है कैपेक्स से, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि कैपेक्स क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमको जज करना है तो गवर्नमेंट कहती है देखिए कैपेक्स में आप जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए भाई, कुछ आपका रेवेन्यू, आपका एक्सपेंडिचर हुआ होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो खराब बात है, तो जो स्टेट्स को पैसा दे रहे हैं हम लोग, तो स्टेट्स को हम लोग पैसा दे रहे हैं, हर साल देना पड़ता है, तो ये एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन स्टेट्स को जो पैसा हम लोग दे रहे हैं फॉर क्या, कैपिटल, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो स्टेट्स को जो पैसा हम लोग दे रहे हैं उन पैसे में से कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो स्टेट्स कैपिटल एसेट बनाने में यूज करती होंगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा भी तो ऐड करिए इसमें, जो आपका स्टेट कैपिटल एसेट्स बनाने में यूज हो रहा है, कैपिटल एसेट बनाने में यूज हो रहा है। तो बेसिकली हमारा कैपेक्स को ऐसे जज करिए आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो स्टेट्स को दिया जा रहा है फॉर डेवलपिंग कैपिटल एसेट। तो ये इन पूरे पैसे से आपका कैपिटल एसेट बन रहा है ना, तो कहते हैं इसको आप मानिए कैपेक्स। तो कैपेक्स तो ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको बोल दिया हमने इफेक्टिव कैपेक्स। आपको बात समझ में आ रही होगी। इफेक्टिव कैपेक्स से हमें जज करिए, जैसे प्राइमरी डेफिसिट से आपने जज किया था उसी तरीके से आप कैपेक्स जज मत करिए, इफेक्टिव कैपेक्स देखिए कितना हो रहा है, उससे हमें जज करिए। अब यहां बात कर लेते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। अब देखिए
प्राइमरी डेफिसिट के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट, हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट अगर होता है तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन लेकिन सरकार कहती है कि देखिए ऐसा है, रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने देख लिया कि इतना पैसा हमें उधार लेना पड़ रहा है अपने एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए, लेकिन ये जो आपका रेवेन्यू हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसमें वो सारा एक्सपेंडिचर भी तो है, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम लोग स्टेट्स को दे रहे हैं फॉर मेकिंग कैपिटल एसेट्स, यही वाला पैसा। तो यही वाला पैसा आप रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर दीजिए ना, जो स्टेट्स को हम लोग कैपिटल बनाने के लिए दे रहे हैं, कैपिटल एसेट बनाने के लिए हम लोग जो स्टेट्स को दे रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट से उसको माइनस कर दीजिए। यानी कि इनका कहने का मतलब है, दोबारा एक बार समझो, ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट जो पैसा, बढ़िया पैसा आया हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से वो पैसा माइनस कर दीजिए, एक्स नाम दे देते हैं इसको, जो हम लोग कैपिटल बनाने के लिए स्टेट्स को दे रहे हैं। भाई स्टेट्स को जो दे रहे हैं वो कैपिटल बनाने के लिए जो पैसा स्टेट्स को दिया वो तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन बन तो उससे कैपिटल रहा है ना, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो हो रहा है, लेकिन स्टेट्स को हम लोग दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर रहा है। लेकिन स्टेट को हमने उस कंडीशन पे दिया कि स्टेट इससे आप कैपिटल एसेट बनाओगे, तो ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो इतना पैसा आप इससे माइनस कर दीजिए, और फिर जो आपको डेफिसिट मिलेगा वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसे बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमने इफेक्टिव कैपेक्स और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया, और जितने प्रकार के डेफिसिट्स थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बजट डेफिसिट, ये हम लोग यहाँ पे समझ गए। आई होप हम आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बजट। हमारा इंटरिम बजट आया, पेश हुआ है अभी कब, 1 फरवरी 2024 को पेश किसने करा, श्रीमती निर्मला सीतारमन। और किस मंत्र से काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और सारा काम पूरा किससे होगा, सबके प्रयास से। सब लोग साथ में प्रयास करेंगे तब जाके हमारे टारगेट्स पूरे होने वाले हैं। तो ये कुछ बातें देख ली। अच्छा, निर्मला सीतारमन जी का ये छठा बजट है, 5 तो उन्होंने फुल बजट दिए और एक इनका है इंटरिम बजट। अच्छा, ये इंटरिम बजट क्या होता है अभी देखेंगे। ये वाला जो बजट है ये है क्या है, इंटरिम बजट, ठीक है। इंटरिम बजट देखिए यहाँ देख रहे हैं, तो इनका जो बजट स्पीच बड़ा शॉर्ट में निपटाया इन्होंने, 56 मिनट में खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि वो सारे बजट स्पीचेस इनके छोटे होते हैं, आप 2020 में अगर देखेंगे तो 2 घंटे 40 मिनट का बजट था, बहुत बड़ा बजट इन्होंने किया है, लेकिन ये इन्होंने शॉर्ट में निपटाया। इंटरिम बजट है इसलिए शायद। इंटरिम बजट में क्या होता है, जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर होने हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद अभी इलेक्शन होने हैं ना, तो दोबारा बजट पेश होगा, तो भाई तब तो बजट पेश होगा, तो ये एकदम फुल फ्लेजेड बजट नहीं है। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होने हैं वो आपके निकाल लिए गए हैं, और आपका ऑब्वियसली बजट एस्टिमेट्स और रेवेन्यू एस्टिमेट तो दिए ही हैं। कोई बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म नहीं किया जाता है, और सैलरीज, पेंशन और वेलफेयर प्रोग्राम्स काम ना अटके, इसके लिए बजट पास करना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होती डिबेट की, और ज्यादा डिबेट नहीं होता इस पे, क्योंकि बेसिकली कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं आते हैं मेनली, तो इतना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पढ़ना ही है हमें, ठीक है। तो देखिए ये सारी बातें हो गई। अब देखो, अब इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद फिर आएगा फुल ईयर आपका यूनियन बजट, पूरे साल का यूनियन बजट आ जाएगा, फिर आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग, जितना भी हमने अभी बेसिक पढ़ा है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होना है। देखिए बजट में क्या पढ़ा था हमने, रिवाइज एस्टिमेट्स आते हैं, तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के, जो अभी कंप्लीट होगा मार्च में, लेकिन फरवरी में बजट आया है। अगला है बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट आपका अगले साल का है, क्या मतलब खर्चे करने हैं, क्या प्लानिंग है, तो अगले साल की प्लानिंग बताई गई है यहाँ पे। तो अभी कितना खर्चा हो जाएगा आपका इस साल में, वो है 44 लाख करोड़ के आसपास, और 9.5 करोड़ के आसपास आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। लेकिन बजट एस्टिमेट इन्होंने अगले साल का दिया है, उसमें कहा है कि देखिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर तो 6.1% से बढ़ जाएगा, हो जाएगा आपका 47 लाख, ठीक है, 47,65,000 के आसपास, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिया है 11111111, यानी कि 11,11,111 करोड़। अच्छा, ये खास बात ये देखिए, यहाँ पे 9.5 करोड़ था, और ये 16.9% का इंक्रीज हुआ है। देखिए पिछले बार से, पिछले एस्टिमेट से लगभग 17% आपका और बढ़ा दिया जाना है। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना क्या अच्छी बात होती है, बिल्कुल अच्छी बात होती है, और काफी बड़े पैमाने में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो ये तो और अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा बजट की निशानी है कि नहीं, बिल्कुल। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए बजट अच्छा है। फिर बात करते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की।
वो तो कह रहे हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 17.17% इंक्रीज होगा, मतलब करीबन 15 लाख करोड़ के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 14.96 लाख करोड़। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कितना सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें अगर हम ऐड कर दें कितना आपका स्टेट को दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो करीबन 15 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है। ठीक है, जो पिछले बार से आप देख लीजिए 17.7 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो ये आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है करीबन 15 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं हम लोग? 47.6 लाख करोड़ के अंदर देखिए 15 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ये काफी एक अच्छा संकेत है और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू रिसीव्ड बताया है आपका इतना 30 लाख करोड़ के आसपास। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो देखिए रेवेन्यू रिसीव्ड जो है 30 लाख करोड़ है, पहले कितना था? 26 लाख करोड़। उस तरीके से कैपिटल रिसीट जो है वो आपका कितना है? 17 लाख करोड़, पहले भी इतना था। तो यहां क्या नजर आया हमें? देखिए कैपिटल रिसीट इंक्रीज नहीं किया। कैपिटल रिसीट क्या उधारी का पैसा है ना मोस्टली, कैपिटल रिसीट में मोस्टली उधारी का पैसा होता है, तो उधारी का पैसा देखिए उतना ही है बिल्कुल, लेकिन जो इनकम आ रही है रेवेन्यू इनकम वो बढ़ रही है कि नहीं? 26 का 27 मान लीजिए, 27 लाख करोड़ से बढ़ के 30 लाख करोड़ हो गया, 3 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, ये तो अच्छी बात है। तो ये दूसरा संकेत होता है कि बजट आपका बढ़िया है। जब हम देखते हैं कैपिटल रिसीव्स ना बढ़े और रेवेन्यू रिसीव्स आपके बढ़े, तो ये भी आपका दूसरा संकेत हमने देखा। पहला तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा संकेत बढ़िया बजट होने का, दूसरा बढ़िया बजट होने का देखा रेवेन्यू रिसीव बढ़ रहे हैं, काफी बढ़िया बात है ये। टोटल रिसीव आपका उतना ही रहेगा जितना एक्सपेंडिचर उतना रिसीट। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट की बात करते हैं। अच्छा, ये समझने से पहले कि डेफिसिट हम लोग ये रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को अच्छे समझते हैं। देखिए बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो कहां कहां से पैसा आया? देखिए कितना पैसा आया आपको? 30 लाख करोड़। कैसे आया भाई? 26 लाख करोड़ तो आपका आ गया आपका टैक्स रेवेन्यू से। दो प्रकार का होता है आपका, होता है एक आपका टैक्स रेवेन्यू, एक आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो चालान दे रहे हैं आप, ठीक है, जो फीस भर रहे हैं गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए, ये सारी चीजें इकट्ठा करके आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता है। ठीक है, और आपका ये तो टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, और आपका कुछ पैसा ऐसा आता है कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, मतलब एक बार सिंगल, जैसे किसने लोन लौटाया, दूसरे कंट्रीज ने कुछ हो सकता है लोन लौटाया हो, तो ये सारे जो हैं ये आपके आ जाते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ऐसे कुछ और हो सकता है। नॉन टैक्स मतलब बिना टैक्स के जमा हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया बिना टैक्स के और क्या क्या जमा होता है, चालान वगैरह मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा भाई कोई अगर मान लो इंटरेस्ट दे रहा है, लोन दिया उसका अगर इंटरेस्ट कोई दे रहा है तो ये इसके अंदर आ गया, तो वो भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, सेंटर का टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू मतलब आम जनता से टैक्स ले रहे हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये 26 करोड़, ये 4 करोड़ हो गया 30 लाख करोड़, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट आपका 0.8 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, ये पैसा हमारा सेंटर के पास आता है। इसमें उधारी क्या इंक्लूड है? कोई उधारी नहीं है इसमें। ठीक है, कोई डेट नहीं है, बिना डेट के इतना पैसा टोटल सरकार के पास आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा चंक उसमें कौन सा है? टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए टैक्स से जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया नेट सेंटर, उसको थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो टैक्स से कलेक्ट किया इन्होंने 26 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और 26 लाख करोड़ में आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपका एक्चुअल में हाई इनकम लोगों के साथ लिया गया, लो इनकम लोगों से नहीं लिया जाता ये टैक्स। तो इनकम टैक्स स्लैब्स वगैरह आते हैं, उनसे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो आता होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, जो कि है 6.7%। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप कोई भी सामान खरीदते हैं, सुई से लेके एरोप्लेन तक, एरोप्लेन तो आप क्या ही खरीदेंगे, मतलब हम लोग क्या खरीद सकते हैं लेकिन कोई भी चीज खरीदते हो आप, बिस्कुट खरीदते हो या सुई खरीदते हो या कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, उन सब पे कुछ टैक्स सरकार लेती है। ठीक है, वो सारे सेल्स पे सरकार टैक्स लेती है, इसकी वजह से प्राइस उसके बढ़ जाते हैं। तो ये जो टैक्स जमा होता है इंडायरेक्ट टैक्स। अब भाई अंबानी भी अगर कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा तो वही आपके आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए में आएगा, और कोई गरीब आदमी है जो दिन का 100 रुपए कमाता है, वो अगर कोल्ड ड्रिंक लेगा तो उसको भी 40 रुपए में मिलेगा। यानी कि अमीर और गरीब दोनों बराबर टैक्स देते हैं इस पे। तो ये क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। जो ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, और जो अमीर नहीं है उस पर कम टैक्स लेना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स अगर ज्यादा हो तो ये एक अच्छी बात है, एक प्रकार का इक्वालिटी मेंटेन करता है, इक्वालिटी लाता है। तो डायरेक्ट टैक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपका हमने देखा एक और संकेत है कि आपका एक अच्छा बजट है। अच्छे बजट में आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स का जो वैल्यू है ज्यादा होगा देन इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब ये है गरीबों पर टैक्स का बर्डन कम आ रहा है। आई होप बात ये समझ में आ रही होगी। तो ये आपका हो गया 26 लाख करोड़ आपका नेट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स देख लिया, सब देख लिया। अब ये जो पैसा जमा हुआ उधारी के अलावा, जो टैक्स पैसा जमा हुआ वो उनमें से
12.7 लाख करोड़ तो स्टेट को दे दिए हमने। किस फॉर्म में? एक तो भाई फाइनेंस कमीशन के जो रूल्स के हिसाब से कुछ परसेंटेज आपको चला जाता है, तो वो चला गया स्टेट को, 22.7 लाख करोड़ स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चला जाता है ऐसे। इसके अलावा कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसमें भी स्टेट को पैसा दिया जाता है, और फाइनेंस कमीशन कुछ ग्रांट्स भी देती है स्टेट को। तो ये सब मिला के आपका 22.75 लाख करोड़ हो गया। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये आपका जो रेवेन्यू रिसीट है अदर देन डेट्स, मतलब रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, डेट्स के अलावा जो पैसा गवर्नमेंट के पास है वो गया कहां पे, आया कहां से है। डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी चर्चा कर ली हम लोगों ने। तो ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं हम लोग डेफिसिट की। डेफिसिट का मतलब समझे। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? यानी कि कितना परसेंट उधारी लेके हम लोग अपना रेवेन्यू रेवेन्यू दे रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हम लोग कवर कर रहे हैं आपका उधारी लेके, वो है 2%। तो ये तो गलत बात है, लेकिन सरकार कह रही है देखिए रेवेन्यू डेफिसिट मत देखिए, आप देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका बहुत सारा जो पैसा है वो हम लोग एसेट क्रिएट करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, वो हम लोग स्टेट्स को दे रहे हैं एज रेवेन्यू, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर, लेकिन स्टेट उसको यूज कर रहा है कैपिटल बिल्ड करने के लिए। तो एक्चुअल में अगर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा जो कि एसेट क्रिएट होने के लिए स्टेट्स को दिया जा रहा है माइनस कर दें, तो जीडीपी हमारा, जीडीपी कह रहे हैं, इफेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 0.08% ही आएगा। तो हमको अगर आपको जज करना है तो देखिए कहिए कि केवल 0.8% है आपका, दिस इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि इस पैसे में वो पैसा भी इंक्लूडेड है जो कैपिटल बनाने के लिए आपने स्टेट्स को दिया, तो उसको हटा दीजिए तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। आई होप ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, तो देखा जाए तो 0.8% ऑफ जीडीपी इज द एक्चुअल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर बात करते हैं हम लोग फिजिकल डेफिसिट की। याद करना तो आसान हो गया ना, 5115। फिजिकल डेफिसिट है 51, प्राइमरी डेफिसिट है 15% ऑफ जीडीपी। तो फिजिकल डेफिसिट है मतलब इतनी उधारी ली। ठीक है, इतनी उधारी में से 2% तो आपने रेवेन्यू डेफिसिट कवर करने के लिए दे दिया, बाकी जितना पैसा बच गया उससे आप कैपिटल बना रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब सरकार कहती है कि देखिए इतना हमने उधारी लिया, लेकिन आप इससे जज मत करिए, आप इसमें से वो पैसा घटा दीजिए जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दिया। भाई इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो पैसा दिया उसको अगर घटा देते हैं तो आपका डेफिसिट आएगा प्राइमरी डेफिसिट। कह रही इससे जज करिए मैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं वो तो पुराने सरकारों ने जो लोन लिए थे उसके इंटरेस्ट पेमेंट है, उसके लिए हम पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी कितने की बनती है? 1.5% ऑफ जीडीपी हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, क्या पिछले बार से कम है? हाँ कम है। तो यहां हमें कुछ बातें और मतलब देखने को मिली कि भाई हमारा ये जो आपका डेफिसिट है ये देखिए कम हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हो रहा है, आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत तेजी से कम हो गया, करीबन 1% कम हो गया। तो ये एक इंडिकेटर है, चौथा इंडिकेटर जो बताता है ये बजट अच्छा बजट है। देखिए 1 पॉइंट बहुत तेजी से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ है। ठीक है, और आपका भाई फिजिकल डेफिसिट भी कम हुआ है, तो सारे डेफिसिट अब देख रहे हैं हम कम होते चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि ये जो बजट है एक अच्छा बजट है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करी। आई होप इस डिस्कशन से चीजें और अच्छे से याद हो रही होंगी आपको। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ से पैसा इनको बोरोइंग्स मिलता है। ठीक है ना, जो भी इन्होंने डेफिसिट करना है, किया है अपने फिजिकल डेफिसिट, मतलब उधारी लिए, उधारी कहाँ कहाँ से लेते हैं? तो मार्केट से बोरो करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम लोग खरीदते हैं, वहां से पैसा आता है। स्मॉल सेविंग्स, जैसे स्मॉल सेविंग्स करने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, वहां भी जनता पैसा डालती है, वहां से पैसा आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स जिसका मैच्योरिटी 1 साल के आसपास का है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं आपके फाइनेंस करने के, कुछ तरीके हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं, आरबीआई से लोन ले सकते हैं, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स। तो ये वही वाली बात है ना, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी हमने और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करी। तो उसमें बताया ना कि गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है स्टेट्स को आपका क्या बिल्ड करने के लिए, कैपिटल एसेट बिल्ड करने के लिए। तो वो पैसा आपका 50 ईयर फ्री लोन दिया जा रहा है स्टेट्स को। तो ये आपका 1.3 लाख करोड़ के आसपास लोन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट बोरोइंग्स की बात की इन्होंने, तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टोटल 14.13 लाख करोड़ आपका मार्केट से बोरो किया गया। तो 14.13 लाख करोड़ है, तो ये तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग। एक होता है नेट मार्केट बोरोइंग, वो है 11.75, मतलब कहने का मतलब है 14.13 लाख करोड़ उधारी ली, उसमें से कुछ पैसा लगा दिया इन्होंने पुराना लोन चुकता करने में, पुराना लोन चुकता करने में, इंटरेस्ट पेमेंट करने में। तो वो सब जो आपने खर्चा कर दिया वो हटा लीजिए,
तो नेट मार्केट बोरिंग कितना हुआ आपका 11.75, ग्रॉस कितना हुआ 14.13 लाख करोड़। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अच्छा पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ, तो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा हमने हमने तो उधारी ली। जितना पैसा आपके पास आया करीबन, अगर 100 रुपए आपके पास आते हैं तो उसमें से 28 रुपए मिले कहाँ से आपको, उधारी। अच्छा, इसके बाद 19 रुपए इनकम टैक्स लिया आपने, डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा आपका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, इससे आपको मिला 18%। कॉर्पोरेशन टैक्स लिया, उससे मिला आपको 17%, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद नेट टैक्स रिसीट, आपका नॉन टैक्स रिसीट, जो मतलब आपको चालान वालान सब चीजों से मिला तो वो 7% मिला। कस्टम से आपको 4% मिलता है। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट, वो कैपिटल रिसीट जो डेट नहीं है, ठीक है ना, किसने उधारी वगैरह लौटाई, तो वो आपका 1% हुआ। तो याद रखिए, टॉप में बोरिंग है, पहले टॉप तो याद रखनी है आपको। पहला बोरिंग है, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद आपका जीएसटी है, ठीक है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो ये चार तो याद रखिए, ठीक है, टॉप 4। पैसा गया कहाँ, तो ऑब्वियसली इतना उधारी ले रहे हैं हम लोग, सालों साल से लेते आ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा ना। तो सबसे ज्यादा तो खर्चा वहीं चला जाता है, पुराने उधारी का इंटरेस्ट पे करना में आपको 20% चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। तो भैया स्टेट को हमने दे दिया कुछ शेयर, जितना हमने जीएसटी कलेक्ट किया उसका कुछ शेयर, पार्ट तो हमें शेयर उसको देना होता है, स्टेट को देना होता है, दे दिया, वो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद आपका सेंटर सेक्टर कुछ अपने स्कीम चलाती है, ठीक है, उसमें 16% खर्चा उसमें होता है। अदर एक्सपेंडिचर्स में 9% खर्चा होता है। और 5वें नंबर पे आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट के साथ मिलकर जो स्कीम चलाते हैं वो आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। तो इतना, ये दो आपका 20 + 28%, ये पूरा आपको स्टेट को मिला, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में 8% खर्चा हुआ। जितना आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सारे स्कीम्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट के साथ जो चला रही है, उतना ही पैसा केवल और केवल डिफेंस में सेक्टर में खर्चा हो गया। लेकिन डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, यहाँ से ये पता चलता है हमको। उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ये भी आपको स्टेट को मिला। तो स्टेट को 28% और 6%, यानी 36% के आसपास पूरा पैसा चलो स्टेट को चला गया। तो ऐसे आप याद रखिए, पहला लेवल किया हमने इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा स्टेट को दे दिया, तीसरा हमने सेंट्रल सेक्टर स्कीम किया, उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर्स और फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये पूरा आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हम लोग, ये 5 तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बजट की। बजट में एजुकेशन पे काफी खर्चा किया गया है। तो जो स्कूल एजुकेशन में आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑन लिटरेसी है, इस डिपार्टमेंट को जो स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करता है और लिटरेसी बढ़ाने की बात करता है, तो उसमें आपको करीबन 20%, 19.56% का ग्रोथ किया गया। 73,498 करोड़ का पैसा इनको दिया गया। इन पैसों में आपका देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति को 9,000 करोड़ और 5.8 थाउजेंड करोड़ आपको दिया जाता है। इसके बाद हायर एजुकेशन पे खर्चा आपका बढ़ा दिया गया करीबन 8%, ठीक है, हायर एजुकेशन पे 8% खर्चा बढ़ा दिया गया, 47,619 करोड़ के आसपास, करीबन करीबन 50,000 करोड़ यहाँ खर्चा किया। और करीबन करीबन 75,000 करोड़ यहाँ पे खर्चा किया, ठीक है। तो स्कूल में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में थोड़ा उससे कम। लेकिन हायर एजुकेशन में देखिए स्कीम्स एलोकेशन इतना है, नॉन स्कीम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मतलब जो स्कीम चल रहे हैं उस पर इतना ही खर्च हुआ है, 7,500 करोड़ के आसपास, और 40,000 करोड़ के आसपास खर्च हुआ नॉन स्कीम, ठीक है। ये तो हायर एजुकेशन की बात हुई। और बात करते हैं हम लोग, देखिए आपका रूसा उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आपका इसी के अंदर आ जाता है। ये पूरा आपका हायर एजुकेशन खर्चे के अंदर ये आ रहा है। देखिए रूसा में खर्च कर रहे हैं ये लोग 1,814 करोड़। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए 1,800 करोड़ खर्च होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है, उच्चतर शिक्षा अभियान में इतना, और 1,500 करोड़ आपका उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। उसके बाद नेट्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 600 करोड़, और नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है हमें एजुकेशन में, उसके लिए 480 करोड़ का खर्चा है। उसके बाद मेरिटे आएगी। मेरिटे क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन में आपका रिसर्च बढ़ाने को, मतलब रिसर्च के लिए मतलब मशीन वगैरह खरीदते हैं, और भी चीजें जो रिसर्च आपका रिसर्च करने के लिए जरूरत, जैसे कोई लैब बनाना है किसी कॉलेज में, तो ये सब खर्चा जो है मेरिटे के अंदर होता है। तो ये सब खर्चे से रिसर्च का एनवायरनमेंट बढ़ाया जाएगा, एजुकेशन का एनवायरनमेंट बढ़ाया जाएगा टेक्निकल एजुकेशन में, यानी कि जो टेक्निकल कॉलेजेस है, मतलब जहां पे इंजीनियरिंग वगैरह सिखाया जा रहा है, तो उसमें आपको इतना खर्चा हो रहा है 200 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 आपके बनाए जाएंगे सेंटर्स, तो उसमें लगेगा करीबन 250 करोड़ रुपए। तो ये तो बात होगी एजुकेशन की। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर आपसे बोले कौन से मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो है आपका डिफेंस,
सबसे ज्यादा खर्चा मतलब देखा था हमने, टोटल आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जितना खर्चा होता है कितना, 8%, उतना ही खर्चा आपका केवल डिफेंस में बजट में आ जाता है। 6.2 लाख करोड़ रुपीस केवल और केवल डिफेंस में खर्चा करता है। 4.72% का इंक्रीज है। और आपका करीबन 13.04% आपका पैसा क्या कहते हैं डिफेंस में लग रहा है। ठीक है, मतलब टोटल आपका जो 47 लाख का बजट है उसका 13% आपको दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है, 6.2 लाख करोड़ रुपीस खर्चा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, डिफेंस के बाद हम लोग देखे सड़कें बढ़िया बनाओ, रेल बढ़िया बनाओ, इनमें खर्चा करो। उसके बाद चौथे नंबर पे कंज्यूमर अफेयर्स, और उसके बाद होम मिनिस्ट्री। ठीक है ना, तो ये तीन चार तो याद रखना ही है आपको। डिफेंस के बाद रोड, फिर रेल, कंज्यूमर अफेयर्स, और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा करते हैं ना हम लोग, तो उसका। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे होम अफेयर्स आता है। फिर बात करते हैं स्कीम्स। तो मनरेगा जो है, मनरेगा में आपका 86,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बनवा के दे रहे हैं, 80,000 करोड़ का खर्चा यहाँ हो रहा है। और 49.1% इंक्रीज है, करीबन करीबन 50% का इंक्रीज देखा गया है। मतलब मोदी जी सबको घर में घर दे के ही रहेंगे। ठीक है, और साफ पानी पिला के रहेंगे। 70,163 करोड़ आपका जल जीवन मिशन हो गया। तो टॉप 3 है मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, मनरेगा भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही कर रहा है, अच्छी बात है ये भी, क्योंकि भाई मनरेगा जो पैसा आ रहा है उनसे मतलब विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होता है ना, तो ये भी एक ठीक ही बात है। और उसके बाद आवास बना रहे हैं और घर भर बनाना है। ऐसा नॉर्मली पंचायत वगैरह के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मतलब उसके लिए छोटा मोटा करने के लिए मनरेगा है प्रधान। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है घर बनाने के लिए, उसके बाद खर्चा। उसके बाद स्वच्छ पानी। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन की का जो पैसा है, अब मोदी जी कह रहे हैं भाई ठीक है अब थोड़ा इसको कम कर दिया जाए। तो 2,500 करोड़ का खर्चा है, पहले 5,000 करोड़ का खर्चा होता था स्वच्छ भारत मिशन पे अर्बन। अभी थोड़ा इसको कम कर दिया गया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम कर दिया गया है, करीब करीब करीबन आधा कर दिया गया है। अच्छा, बढ़ा किसमें दिया गया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देखा करीबन 50% बढ़ा। इसके अलावा देखो सोलर पावर, सोलर पैनल्स लगेंगे, सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए अभी फोकस है सरकार का। बजट बता देती है क्या करने वाला है सरकार। तो सोलर पैनल वाले जो काम है ना वो तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम है उसमें भी सरकार मतलब खर्चा कर रही है। तो ये सब कंपनी को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो वो आगे चल के देखा जाएगा आपको, वो बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, बजट की स्पीच पे बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा बजट स्पीच जो दिया गया है बाई फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी गहराई में थोड़ा सा उतरते हैं। तो पहली बात इन्होंने कही कि हम लोग फोकस करेंगे, किस पे करेंगे, गरीबों पे करेंगे, महिलाओं पे करेंगे, युवा पे करेंगे, और अन्नदाता फार्मर्स पे करेंगे। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। इसके बाद बात कही इन्होंने विकसित भारत बनाना है। कब तक बनाना है विकसित भारत, 2047 तक, याद रखिए 2047 तक बनाना है विकसित भारत। फिर इन्होंने कहा कि भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हम लोगों ने निजात दिलाया है करीबन 25 करोड़ लोगों को, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 36 लाख करोड़ हम लोग आवंटित कर चुके हैं, और इसके वजह से करीबन 2.7 लाख करोड़ का बचत हुआ है। इसके अलावा पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो आपका डिक्रीज किया है। 15% था 2019 से 2021 में, और अभी हो गया 11.3% 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। अभी हेडकाउंट रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा के नीचे से रहने वाले लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग, तो पहले थे 15%, कम होके हो गए 11.3%। ठीक है। फिर कुछ कुछ जो स्कीम्स है उनके बारे में बात की गई है। स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प किया जाता था, तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प किया गया। और इनमें से 2.3 लाख तो वैसे थे जो तीसरी बार स्वनिधि से उन्होंने लोन लिया था। एक्चुअली ये इसमें सीन था ना, पहली बार आप कुछ लोन लीजिए, उसके बाद उसको रिपे करने के लिए दूसरा ले सकते हो, और उसको रिपे कर दिया तो तीसरा ले सकते हो। तो करीबन 2.3 लाख लोगों ने 3 बार लोन लिया है स्वनिधि से। इसका मतलब भाई रिपे किया होगा तभी ना लोन दिया है। ठीक है। पीएम जनमान पीवीटीजी से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट पीएम विश्वकर्मा, ये पीएम विश्वकर्मा नाम से पता चल रहा है जो आर्टिसंस है, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। तो पीपल एंगेज्ड इन 18 ट्रेड, 18 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनके आर्टिस्ट को और हैंडीक्राफ्ट वालों को आपको पीएम विश्वकर्मा में आपको हेल्प किया जाता है। पीएम किसान सम्मान, करीबन 11.8 करोड़ फार्मर्स को आपको सालाना 6,000 रुपए का हेल्प दिया गया है। उसके बाद पीएम फसल बीमा योजना में 4 करोड़ लोगों को ऐसा फसल बीमा करवाया गया है। ठीक है। उसके बाद ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक ई मार्केट,
तो सारे मंडियां जैसे अलग अलग काम करती थी, तो सारे मंडियों को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे वहीं से सामान ले लिया जाएगा मंडियों से, और जिससे कोई भी सामान खरीद सकता है कहीं भी बैठ बैठ के इंडिया में। तो ऐसे 13,061 मंडीज को एक साथ लिया, इससे फायदा क्या हुआ? तो करीबन 1.8 करोड़ फार्मर्स इससे जुड़ते हैं, और ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 3 लाख करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका ई नाम पोर्टल के थ्रू ट्रेड हुआ है। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे फार्मर्स को काफी हेल्प हुई है थ्रू आउट द इंडिया अपना सामान बेचने के लिए। दिस इज ई नाम पोर्टल। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना में करीबन 43 करोड़ लोन लिए गए हैं, वर्थ 2.5 लाख करोड़, 22.5 लाख करोड़ के लोन लिए गए हैं अंडर पीएम मुद्रा मुद्रा योजना। कितने करोड़? 43 करोड़ लोन। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने क्या क्या स्किल इंडिया मिशन में इंप्रूव किया है, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या इंप्रूव किया है, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या इंप्रूव किया है। तो कहा गया है 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी गई है, 54 लाख लोगों को आपका अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कराया गया है, और 300 नए आईटीआई खोले गए हैं। डिप्लोमा कराते हैं ना आईटीआई, तो आईटीआई खोले गए 300 नए पिछले 10 सालों में। और क्या क्या पिछले 10 सालों में 2014 के बाद क्या क्या चेंजेस आए? तो पहले आईआईटी थे 16, 7 और आईआईटी बढ़ा दिए गए हैं, नए 16 से 25 कर दिए गए हैं। ट्रिपल आईटी तो 9 थे, 16 और बढ़ा के 25 कर दिए गए। ठीक है। तो आईआईटी और ट्रिपल आईटी में देखिए उल्टा हिसाब किताब चल रहा है ना। आईआईएम की बात करें तो पहले 15 आईआईएम थे, 7 और बढ़ा दिए गए हैं 2014 के बाद। एम्स की बात करें तो 7 एम्स थे, डबल कर दिए गए, जस्ट डबल एम्स, जस्ट डबल कर दिया गया, 15 एम्स और खोल दिए गए, मतलब 15 नए एम्स और खोल दिए, पहले केवल 7 थे। ठीक है। अच्छा, ये सब बात के बाद हम लोग ने देखा 723 यूनिवर्सिटीज थे आपके 2014 में, अब बढ़ा के कर दिए गए 390 यूनिवर्सिटीज और बढ़ा दिए गए हैं आफ्टर 2014। तो ये सब चेंजेस देखा। कुछ कुछ खास बात है कि भाई एम्स तो आपका डबल से ज्यादा कर दिया गया है ना, 7 से आपका 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22, 7 से 22 कर दिया गया है ना। तो आईआईएम में भी हमने देखा कि 50% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और सब में देखने को मिला। करीबन ट्रिपल आईटीज भी लगभग लगभग डबल कर दिए गए हैं, और आईआईटीज में भी अराउंड 50% ग्रोथ देखने को मिला है। केवल 10 सालों में इतना काम हुआ है, ये बजट स्पीच में बताया गया। इवन पीएम आवास योजना में कहा गया 3 करोड़ घर दिया जा चुका है, और 12 करोड़ घर बनाए जाएंगे अगले 5 साल में। ये पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना आप यहां से भी समझ सकते हैं, बजट में देखा ना, पीएम आवास योजना के बाद, मनरेगा के बाद सबसे ज्यादा खर्चा कहां पे हो रहा है? पीएम आवास योजना में, उसके बाद जल जीवन मिशन में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ कुछ स्कीम्स के थ्रू उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप अपना घर बनाइए, अपने घर बनाइए। ठीक है ना। पीएम आवास तो गरीब लोगों के लिए है, मिडिल क्लास लोगों को कैसे भूल भूल जाए, उनको भी घर बनाने की जरूरत है। तो उनको भी कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स लाएंगे गवर्नमेंट, जिससे वो भी घर अपना बना सके। तो अमृत काल का प्रिंसिपल होगा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इसमें आइडिया ये होगा कि जो एमएसएमई को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो कंप्लीट कर सके, मतलब वर्ल्ड के स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे कंप्लीट कर सके दूसरे कंपनी से। ठीक है। ग्लोबल लेवल पे। नारी शक्ति। अब नारी शक्ति के लिए क्या क्या किया गया है देखिए। आपके मुद्रा लोन लिए दिए जाते हैं ना, तो इन लोन में कहा गया है कि 30 करोड़ महिलाओं को लोन दिया गया है, 30 करोड़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया गया है मुद्रा योजना में। इसके बाद कहा है 2014 के बाद आपका जो फीमेल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में 28% बढ़ता है। यहां तक कि आपके जो स्टेम कोर्सेस हैं उसमें 43% आपका एनरोलमेंट है महिलाओं का। 43% एक बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा, स्टेम क्या होगा आप पूछोगे, नीचे आप देख ही सकते हैं। देखिए, साइंस और क्या हो, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इन सब में जब आप कोर्सेज करते हैं तो उसे कहते हैं स्टेम कोर्सेज। तो उसमें 43% वुमेन का एनरोलमेंट है, काफी बड़ी बात है। उसके बाद भाई पीएम आवास योजना में घर दिए जा रहे हैं, तो उन्हें कहा गया है कि रूरल वुमेन को 70% घर तो रूरल वुमेन को दिए गए हैं। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी आपका 2017-18 के कंपैरिजन में आपका 37% हो गया है, तब कितना था? 23.3%। ठीक है। लखपति दीदी में कहा गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी महिलाओं को 1 लाख रुपए ऐसा ट्रेनिंग देके ऐसा कर दिया जाएगा कि वो साल के 1 लाख रुपए कमा सके। और ट्रेनिंग दिया जाएगा किस किस चीज में, जैसे कि आपका ड्रोन के रिपेयरिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। ये स्किल डेवलप करा जाएगा, और ऐसे और स्किल्स डेवलप करे जाएंगे ताकि वो अपना पैसा खुद कमा सके। ठीक है। 1 करोड़ वुमेन को लखपति बना दिया गया है, लखपति दीदी बना दिया गया है। और एम है, पहले था टारगेट 2 करोड़ का, अब इस बजट में कहा गया 3 करोड़
आपके लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी नारी शक्ति के लिए क्या क्या बात बताएगी बजट में। तो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं भाई। हेल्थ सेक्टर में आपका सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, आपका गर्ल्स जो 9 साल से 14 साल से बीच की जो किशोर अवस्था में जो गर्ल्स हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जाएगा फॉर, ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो पाए। अच्छा, और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, लगभग लगभग दोनों स्कीम साथ ही में चलते हैं, तो उसको और ज्यादा इंप्रूव करा जाएगा न्यूट्रिशन डिलीवरी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के लिए। मिशन इंद्रधनुष हमें पता है वैक्सीनेशन के लिए होता है, तो उसका एक स्पेशल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाएगा, यू विन। ठीक है, यू विन प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष से। अच्छा, आयुष्मान भारत जो है उसके लाभार्थियों की अगर हम बात करें, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा सारे आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी उसका लाभ दिया जाएगा आयुष्मान भारत का। ठीक है, तो वो भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा और उनको भी हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के बेनिफिट दिए जाएंगे अंडर आयुष्मान भारत। नेक्स्ट हम लोग सोलर रूफटॉप। अब देखिए सोलर रूफटॉप में बताया था हम लोगों ने बजट में कि देखिए काफी बजट बढ़ाया गया है, करीबन 71%। बजट बढ़ाने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा फोकस लेके तो गवर्नमेंट चल रही है। क्या फोकस है? तो फोकस ये है कि भाई उन्होंने कहा है कि आपको कम से कम 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट बिजली फ्री कर देनी है। तो कैसे फ्री करेंगे? उन्हीं के घर में आप लगा दीजिए सोलर, उनके जो छत पे आप ऐसे सोलर पैनल लगा दीजिए, वहीं से बिजली आएगी, तो मुफ्त की बिजली हो गई। ठीक है, करीबन 300 यूनिट फ्री बिजली पर मंथ, जिससे करीबन 15,000 से 18,000 रुपए बचेंगे सालाना। और ऑब्वियसली उससे हमारे एनवायरनमेंट को कम इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो है ही है। मेन तो ये रीजन है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं पावर जो जनरेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो। तो अगर घर ही में सोलर एनर्जी लग जाएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आपका हो जाएगा। ठीक है ना? तो इंडिया बोला है, इंडिया चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी लगे। कितना लग चुका है? 186.46 गीगावाट का आपका नॉन फॉसिल फ्यूल। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, ऐसे फ्यूल से जब हम पावर जनरेट करते हैं तो करीबन 43.9% जितना भी हमारा पावर जनरेट होता है वो आपका इन्हीं नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट हो रहा है। इसको और बढ़ाना है तो ऑब्वियसली रूफटॉप सोलराइजेशन करिए, इससे और फायदा होगा। उजाला स्कीम के थ्रू आपके एलईडी बल्ब्स को, एलईडी बल्ब का फायदा क्या है? बिजली कम खर्च होता है। ठीक है, एक तो बिजली प्रोड्यूस हमने करना है ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से, लेकिन अगर बिजली का अगर यूसेज भी आपका कम हो जाए तो भी फायदा है ना, तो भी आपका फायदा है। तो यूसेज भी कम हो, तो एक तरफ से आप बढ़ा रहे हैं और यूसेज भी कम कर रहे हैं, तो भाई एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एनर्जी चाहिए हमें कैसी? ग्रीन एनर्जी। तो उसके लिए उजाला स्कीम आया था, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए थे, 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट दिए गए थे। इसके बाद आपके फैंस दिए गए थे करीबन 23 लाख। तो 36 करोड़, 72 लाख, 26 लाख। ठीक है, नेशनल स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। भाई स्ट्रीट लाइट में भी सरकार का खर्चा होता है ना, बिजली यूज होता है, तो उसमें बिजली कम यूज हो। तो ये सारा काम हो रहा है ताकि एनर्जी एफिशिएंट बने और एनर्जी सफिशिएंट बने हमारे कंट्री, और फॉसिल फ्यूल से हमारा जो निर्भर है वो नहीं रहना चाहिए हम। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल की, फिशरीज की और फूड प्रोसेसिंग की। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से करीबन 38 लाख फार्मर्स को फायदा मिला है, 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो फूड प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए? कुछ ना कुछ आपका मशीन चाहिए होगा। तो मशीन लेने के लिए क्या है, गवर्नमेंट कुछ लोन दे रही है कम इंटरेस्ट पे और इन सब चीजों में। तो इसका फायदा करीबन 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने लिया है और 60,000 इंडिविजुअल्स ने भी इसका फायदा लिया है, आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो आपको भी अगर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस खोलना है तो भाई सरकार के पास जाइए, वो आपको लोन देगी और आप खोलिए। अगला है आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान। तो ऑयल सीड्स अभियान जैसे कि मस्टर्ड और अब लिनसीड, रेप सीड, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। ठीक है ना, इनका इस्तेमाल करना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में पाम ऑयल वगैरह फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, क्यों करें भाई? तो बजट में बोला है कि नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनना है, ऑयल सीड्स खुद उगाने हैं और ऑयल हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है। उसके लिए क्या चाहिए भाई? हाई यील्ड वैरायटी होने चाहिए आपका, मॉडर्न, मॉडर्न लिखा है, ये मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न आपका फार्मिंग टेक्निक्स होने चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस करिए, वैल्यू एडिशन करिए। ठीक है, तो ये सारा काम अगर करेंगे तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना भी आपका पेट पालेंगे और बाहर अगर ज्यादा हो जाए तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये हम लोग चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना। उसके बाद नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट।
को सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में एक्सपैंड किया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना में आपका मत्स्य संपदा एक्वाकल्चर मच्छी पालन, तो तीन 3 टन पर हेक्टेयर मच्छी उगती है, अभी प्रोडक्टिविटी इतनी है, तो और बढ़ा के 5 टन पर हेक्टेयर हम लोग एक्वाकल्चर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट हो जाए, डबल एक्सपोर्ट डबल करके करीबन 1 लाख करोड़ का तो हम लोग एक्सपोर्ट करें, और इसमें 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना है, और 5 एक्वा पार्क और बनाने की बात चल रही है। ये आपका बजट में मत्स्य संपदा योजना को और एनहेंस करने की बात कही गई है। फिर आपके भाई एक ऐसा फंड बनाना है, 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का ऐसा फंड बनाना है जो कि इंटरेस्ट 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दे सके स्टेट्स को, ताकि स्टेट क्या करे, आपका कैपिटल एसेट्स बनाए। ये भी हम लोग देख चुके हैं ना, तो और ज्यादा कैपिटल एसेट बनाने के लिए देंगे, तो उससे ऑब्वियसली आपका इफेक्टिव कैपेक्स बढ़ेगा और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कम होगा, तो ये काफी बढ़िया बात है। तो आई होप ये सारे टर्म्स हम लोग को क्लियर है, मैं जो बोल रहा हूँ आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चला जा रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस सेक्टर, भाई डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, आत्मनिर्भर बनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए, उसमें भाई देखिए 3.4% ऑफ जीडीपी आपका इस्तेमाल हो रहा है कैपिटल बनाने में, 11111 मतलब करीबन 11,11,111 करोड़ खर्च कर रहे हैं हम लोग कैपेक्स, ठीक है। और ये तो कैपेक्स है, अभी इफेक्टिव कैपेक्स करेंगे तो और बढ़ जाएगा, है ना, ये सब देख चुके हैं हम लोग। पीएम गति शक्ति में उन्होंने कहा है कि रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, भाई हमारे भारत में हमें रेलवे कॉरिडोर बनाना है, ठीक है ना। रेलवे कॉरिडोर मतलब सारी चीजें अब आपके रेलवे से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हमने कहा कि भाई 3 रेलवे कॉरिडोर बनने चाहिए, ऐसे जगह जहाँ पे मिनरल्स हो, राजस्थान वाला रीजन हो गया, छोटा नागपुर वाला रीजन हो गया, इसको ऐसे कनेक्ट करिए रेल से, कनेक्शन हो। इसके अलावा क्या, जहाँ पे पोर्ट ज्यादा हो, पोर्ट जहाँ पे ज्यादा हो तो उनको कनेक्ट करेंगे आप, है ना, जहाँ जहाँ पोर्ट देखे आपको, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सारे पोर्ट हमारे हैं, कलकत्ता में हल्दिया है, तो इनको आपस में कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, रेल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति में इनको भी फोकस करेंगे, रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे। उसके बाद हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, ऐसे कॉरिडोर जो ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन उसमें ट्रैफिक की डेंसिटी ज्यादा है, ट्रैफिक काफी ज्यादा है, तो उसको हल्का करने के लिए उस एरियाज में भी आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ताकि ट्रैफिक डेंसिटी आपका कम हो रेल का। तो रेल का ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ट्रेन लेट होने की संभावना, ये सब चीजें होगी, तो ये पीएम गति शक्ति में ये सब काम होगा, ये भी इंफ्रा डेवलप करने का काम है। आपके 40,000 नॉर्मल रेल होगी, उसको वंदे भारत जैसा बढ़िया कर दिया जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट, टोटल वन एयरपोर्ट 149 एयरपोर्ट हो गए हैं, 2014 में 74 थे, देखने वाली बात है, डबल हो गया है 10 साल में, मतलब जितने 60 साल में बने उतने 10 साल में एयरपोर्ट बन गए हैं। एक 517 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे जिसमें 1.3 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, और इसके लिए जो भी मतलब प्लेन चला रहे हैं उन्होंने करीबन 1000 नए एयरक्राफ्ट की मांग करी है, खरीद रहे हैं, मतलब जितने भी फ्लाइट की कंपनी है, एयर कंपनियां हैं, वो कम से कम 1000 नए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, ऐसा बजट में बताया गया है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ की, है ना। ग्रीन ग्रोथ में पहली बात तो बताई गई है कि आपका नेट जीरो बनना है, मतलब कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करेंगे हम 2070 के बाद, नेट कार्बन एमिटिंग कंट्री नहीं रह जाएंगे। उसके बाद और बात करिए भाई, इसके लिए भाई नेट जीरो बनना है 2070 तक, तो कुछ कुछ स्कीम्स करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने देखा वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे हम लोग। कोई भी अगर ऐसे ना विंड एनर्जी पोटेंशियल बनाना चाहता है, मतलब करीबन 1 गीगाहर्ट या उससे ज्यादा का, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन, मतलब कोल को गैसिफाई करना और लिक्विफिकेशन करना। वैसे कोल जलाएंगे तो बहुत धुआं धुआं होता है, लेकिन ऐसे कोल गैसिफाई कर देंगे, लिक्विफाई कर देंगे तो पोल्यूशन कम होता है। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, 100 मेट्रिक टन कर देना चाहते हैं टिल बाई 2030। इसके अलावा आपका कंप्रेस्ड बायोगैस है ये, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम ऐसे सप्लाई करते हैं ना, सीएनजी भराने जाते हैं आप कार में, अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, तो सीएनजी के अलावा और क्या काम होता है सीएनजी का, सीएनजी को हम लोग पाइप नेचुरल गैस, यानी कि पाइपिंग के थ्रू आपके घरों में भेजते हैं, वहां से आपका खाना वाना होता है, ऐसे गैस पाइपलाइन में घरों में आता है ना, तो सीएनजी के थ्रू भी सप्लाई करते हैं। तो अब कह रहे हैं जो सीएनजी में हम लोग अब बायोगैस ऐड करेंगे ना, इसमें मिला दिया जाए, ब्लेंड कर दिया जाए, मैंडेटरी आपको नेचुरल गैस में ब्लेंड करना पड़ेगा बायोगैस। तो ऑब्वियसली सीएनजी हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट वगैरह कम हो जाएगा, तो उसका ही फायदा है। और बायो गैस बनना चालू होगा, बायोगैस एक प्रकार का कम पोल्यूशन क्रिएट करने वाला एक फ्यूल है, तो वो ऐड होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा।
और एक्सपोर्ट का डिपेंडेंस की तो बात तो कर ही दी है। तो इसका ये होगा मैंडेटरी, सीएनजी में सीबीजी आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। अब ये बायोगैस बनता कैसे है? तो बायोगैस प्लांट्स में कुछ अगर मशीनरी खरीदनी हो, जैसे कि बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, मतलब गोबर वगैरह इकट्ठा करने की मशीनरी होगा ना, तो वो है बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करना, ऐसी कुछ मशीनरी खरीदनी है तो फाइनेंशियल असिस्टेंट आप सरकार से लीजिए, बायोगैस बनाइए और मिलाइए सीएनजी में, है ना। उसके बाद आप देखिए बायो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बायो फाउंड्री डेवलप करने के भी कुछ स्कीम है, जैसे कि आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाने हैं, बायोप्लास्टिक्स बनाने हैं, बायोलॉजिकल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स बनाने हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो उसमें अगर आप कुछ चालू करना चाहते हैं तो आप, या आपने कुछ चालू किया है तो सरकार मदद करेगी, स्कीम्स बनेंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के स्कीम्स आएंगे, जैसे कि एक्वाकल्चर हो गया, आपका मारी कल्चर हो गया, सीयूएल है, मारी MARICULTURE। मैरीकल्चर का मतलब ये मरीन ऑर्गेनिज्म ग्रो करना चाहते हैं आप, ठीक है, झींगा मच्छी की खेती करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्वाकल्चर अगर आपको डेवलप करने के लिए भी कुछ कुछ स्कीम्स आ जाएंगे, ठीक है, ताकि प्रोत्साहन हो इस सेक्टर में। तो ये तो ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी की बात हुई। टूरिज्म सेक्टर की बात करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई टूरिस्ट सेंटर को डेवलप करेंगे, टूरिस्ट सेंटर्स की रेटिंग करेंगे, कौन सा बढ़िया टूरिस्ट सेंटर है, ठीक है ना। ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे उन टूरिस्ट सेंटर्स का, बढ़िया जो टूरिस्ट सेंटर्स है, ठीक है। और जो भी टूरिस्ट सेंटर्स है उनको डेवलप करने के लिए आपको स्टेट को लोन दिया जाएगा। अभी स्टेट को जो लोन दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनसे बोला जाएगा करिए आप टूरिस्ट सेंटर डेवलप करिए, हमसे लीजिए पैसा। और पोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, जैसे कि कुछ आइलैंड है ना, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स में, तो उसको कनेक्ट करेंगे पोर्ट से। एक पोर्ट में पहुंचिए और चले जाइए वहां पे एंजॉय करने के लिए, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, और वहां पे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो वहां का टूरिज्म भी बढ़ेगा, फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आएंगे, पूरा आपका इकोनॉमी वहां से रन करेगा, ठीक है। तो ये सब बात टूरिस्ट सेक्टर के लिए है। अच्छा, एफडीआई की बात करें तो $596 एफडीआई आ चुकी है 2014 से लेकर 2023 तक, करीबन दुगनी, करीबन 2x हो गया एफडीआई। 10 सालों में करीबन $600 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, ठीक है। विकसित भारत करने के लिए ऐसा कहा गया है कि 75,000 करोड़ पैसे दिए जाएंगे एज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। और उनको लोन तभी दिए जाएंगे जब वो माइलस्टोन लिंक कर रहे हैं, मतलब कुछ पैसा दिया गया, कहा कि इन पैसों से ये काम कर लो, ये काम कर लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा मैं ये काम कर लिया और पैसे दो, तो और फिर और पैसे दिए जाएंगे, ऐसे माइलस्टोन सेट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे काम कर किया जाएगा इन 75,000 करोड़ का, ठीक है। ये इंटरेस्ट फ्री है बिल्कुल, आप एकदम बिना इंटरेस्ट के दीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये बात हो जाती है। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो बात करते हैं टैक्सेशन की। हम लोग टैक्सेशन में कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात देखिए, टैक्स का जो कलेक्शन है 3 गुना बढ़ चुका है 10 सालों में, और जो रिटर्न जो फाइल करते थे 10 साल पहले, उसका 2.4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद बात करते हैं 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो अभी टैक्स स्लैब बढ़ा के 0 से लेकर 7 लाख कर दिया है, नया जो टैक्स रिजीम आया है उसके हिसाब से। लेकिन 2013 में अगर यही टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.2 लाख तक लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब वो स्लैब बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया है। फिर बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। पहले से प्रिज्यूम करके टैक्स ले लेना, ठीक है। ये आपका रिटेल बिजनेसेस के लिए जो थ्रेशोल्ड है बढ़ा के 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है, और जो प्रोफेशनल्स एलिजिबल हैं उसके लिए वो आपका लिमिट आपका 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया। किसके लिए? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं इसके, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करें तो वो 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए आपका कॉर्पोरेट टैक्स और कम कर दिया गया है। तो बेसिकली वो बूस्ट करना चाहते हैं कि और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खोले। नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15% है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ठीक है। वैसे नॉर्मल लोगों के लिए 30% से घटा के 22% कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, ये बात किसकी हो रही है? डायरेक्ट टैक्स की हो रही है ना। डायरेक्ट टैक्स की ये सब बात की मैंने। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब वो जो इनकम टैक्स लेते हैं, जो आपका 0 से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, मतलब इस प्रकार के स्लैब्स बना के जो लेते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जो स्लैब के अंदर आता है वही पे करता है। बात करते हैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स सब पे करते हैं, इक्वल अमाउंट से पे करते हैं। वो ऑटोमेटिकली हर गुड पे सरकार पहले से ही ले लेती है इनडायरेक्ट टैक्स। तो गरीब अमीर सबको ये टैक्स इक्वल अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। टैक्स बेस इनडायरेक्ट टैक्स का दुगना हो गया। डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स का टैक्स बेस कितना हो गया? 3 गुना हो गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स आपका कम हो, डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज्यादा हो, ठीक है। एवरेज मंथली जीएसटी बढ़ के 1.5
1.66 लाख करोड़ हो गई है, हर महीने इतना जीएसटी आ जाता है। अच्छा, टैक्स बायंसी बढ़ के 1.22 हो गई है जीएसटी के बाद, और जीएसटी से पहले 0.72 थी, 723, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब होता यह है कि आपका जब जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ने के साथ टैक्स भी बढ़ना चाहिए, है ना, और बढ़ता भी है। लेकिन जीडीपी से टैक्स कितना रिलेटेड है? तो अगर मान लो बॉयंसी हमारी कम है जो पहले थी 0.72, इसका मतलब है जीडीपी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में टैक्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। 1.22 का मतलब ये है कि जीडीपी के साथ साथ टैक्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो टैक्स बायोन्सी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जीडीपी बढ़ रहा है, लोग कमा रहे हैं पैसा, लेकिन टैक्स नहीं भर रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ ना। बायोन्सी का होने का मतलब है लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, और टैक्स बायोन्सी बढ़ने का मतलब है तो लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, तो टैक्स बायोन्सी बढ़ रही है, अच्छी बात है ये। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ छूट दी गई है कुछ कुछ लोगों को, क्या क्या देखेंगे। आई आई एफ आई आईएफएससी यूनिट, तो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा दिया गया है आपका 31 मार्च 2025 तक, ताकि एंजॉय करो आप। पहले ये 31 मार्च 2024 तक की बात थी, अब बढ़ा के इन्होंने 2025 कर दिया है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स जो स्टार्टअप्स को मिलते थे, और इन्वेस्टमेंट मेड्स कॉमा इन्वेस्टेड मेड बाई सॉवरन वेल्थ फंड में अगर इन्वेस्ट किया है आपने, या स्टार्टअप्स को जो टैक्स बेनिफिट मिलते थे, वो भी आपका 31 मार्च 2025 तक आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आपके टैक्स जो बचे हुए टैक्स है, आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, ये 25,000 तक का जो टैक्स है ये माफ कर दिया गया है फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 2009-2010, और 2010-11 से लेकर 2014-15 के बीच में जो आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स है, मतलब टैक्स जो बचा हुआ है किसने नहीं दिया उसका डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट, तो 1,000 तक, सॉरी 1,000 कह रहे हैं, 10,000 तक माफ है इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, और इस टाइम ड्यूरेशन में 25,000 तक माफ है, ठीक है। उसके बाद टैक्स रिटर्न करने का टाइम है ना, आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो कुछ दिनों बाद आपका पैसा लौटता है, तो पहले 93 डेज तक होता था 2013-14 में, 2 से 3 महीना लगता था, अभी 10 दिन के अंदर आपका टैक्स रिटर्न आ जाता है। उसके बाद फेसलेस असेसमेंट और अपील इंट्रोड्यूस की गई है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपका नया फॉर्म 26 एएस आया है, और प्री फिल्ड टैक्स रिटर्न, मतलब कुछ कुछ कॉलम्स आपके प्री फिल्ड होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका टैक्स रिटर्न में, ये सब चीजें आ गई हैं। अच्छा, रिफॉर्म्स इन कस्टम्स लेंडिंग टू रिड्यूस इंपोर्ट रिलीज टाइम। अब मान लेते हैं कि कुछ लोग इनलैंड कंटेनर डिपो में आए हुए हैं, लेकिन उनको आपको कस्टम देना है, तो कस्टम देने के लिए उनको रोक के रखना पड़ता था, तो अभी वो रिडक्शन बाई 47%, मतलब अभी केवल 71 आवर्स ही रोक के रखना पड़ता था, पहले और ज्यादा था, तो कमी आ गई है 47% की, ठीक है। 28% की कमी आ गई है, 44 आवर्स तक हो गया है आपका एयर कार्गो, एरोप्लेन से जो आपका कार्गो आता है, सामान आता है, ये इनलैंड कंटेनर डिपोज में जो सामान आता है उसको 71 आवर्स वेट करना है, एयर कार्गो 44 आवर्स, और सी पोर्ट में आपका 85 आवर्स वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका कम हो गया 27%, 28%, और ये आपका 47%। ये सारी चीजें हम लोग डायरेक्टली ले चुके हैं टैक्स के बारे में, ठीक है। अब ये जो सेंटर का टैक्स है, सेंटर अपना टैक्स जमा करके स्टेट को बांटता है, तो स्टेट को बांटता है, सबसे ज्यादा टैक्स किसको मिला है? तो ये सेंटर के पास इतना टैक्स आया, ठीक है। तो 100 रुपए मान लो सेंटर ने जमा किए, तो हर एक स्टेट को अलग अलग है। उत्तर प्रदेश को कितना है? 17.938, यानी कि उन 100 रुपए में 18 रुपए यूपी को दे रहे हो आप। बिहार इस 10.058, 10 रुपए बिहार को दे रहे हो, ठीक है। मध्य प्रदेश को कितना दे रहे हो? 7.85, 7.85, 7.8 रुपीज आप दे रहे हो मध्य प्रदेश को, तो ये आपका स्टेट को दिया जा रहा है। 4th नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है, पहले नंबर पे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। इस तरीके से आप स्टेट्स को बांटते हो। सबसे कम किसको दिया जाएगा? गोवा को दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारा यूनियन बजट यहाँ पे खत्म होता है। उत्तर प्रदेश बजट की कहानी समझते हैं हम लोग, रिसेंट बजट अभी आया है, तो अभी इसको भी कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले साइज ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट कितना है? 7.36 लाख करोड़, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका इतना था, और नए स्कीम्स चालू हुए हैं कितने? 24,863 करोड़ के नए स्कीम्स चालू हुए हैं। 5 फरवरी को यह बजट प्रस्तुत किया गया, बहुत रिसेंट की बात है। अमृत काल का दूसरा बजट है, 8वां बजट है योगी सरकार का, और योगी सरकार के दूसरे सत्र का आपका दूसरा बजट है, योगी 2.0 का। सेकंड आपका जो योगी सरकार आया है, योगी 2.0 का दूसरा बजट है, ठीक है। उसके बाद 5वां कंसेक्यूटिव बजट है, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, ये तो पता है आपको फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सुरेश कुमार खन्ना। थीम क्या है? सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश।
अच्छा, ये सबसे बड़ा अभी तक का बजट है, ठीक है ना, सबसे बड़ा बजट है। ऑब्वियसली हर साल का बजट थोड़ा सा पिछले साल से ज्यादा ही होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ बात बताते हैं भाई, टोटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, 7.36 लाख करोड़, ये तो याद रखना ही रखना है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5.33 लाख करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2.04 लाख करोड़। अब ये होता क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद 7.21 लाख करोड़ आपका है टोटल रिसीट, उसमें रेवेन्यू रिसीट है 6.07 लाख करोड़, कैपिटल रिसीट है 1.14 लाख करोड़ रुपीज। अच्छा, अब ये जो पूरा रिसीट है उसमें आपका 2.7 लाख करोड़ जो है ये स्टेट के अपना टैक्स रेवेन्यू है। अपना क्या मतलब, कुछ तो सेंटर देती है ना, कुछ तो आपका सेंटर स्टेट को दे देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका आपका खुद का टैक्स रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने जनरेट किया है 2.7 लाख करोड़। ये काफी अच्छा एक पॉइंट है बजट के लिए, ठीक है, अपना टैक्स खुद जनरेट कर रही है। अच्छा, रेवेन्यू सरप्लस है, दूसरी अच्छी बात यहाँ पे हमने देखी, रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, ठीक है ना। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दैट इज लेस देन रेवेन्यू आपका रिसीट, रेवेन्यू इनकम आपका ज्यादा है देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना ज्यादा है, 2.97% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका 3.48। अच्छा, एफआरबीएम एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट ये कहता है कि कभी भी आपका फिजिकल डेफिसिट 3.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए स्टेट का, तो ये कंट्रोल में है। 86,530 करोड़ आपका फिजिकल डेफिसिट है, 3.46 करोड़, अच्छा 3.46%, सॉरी। टोटल डेट कितना है, तो सब मिला के यूपी का डेट है 8.17 लाख करोड़। अभी तक का जितना यूपी का डेट है इकट्ठा जो हुआ है वो इतना हुआ है, ठीक है, जो आपका 32.7% ऑफ उत्तर प्रदेश जीएसडीपी है। ग्रॉस आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 32.7% है, ठीक है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन उत्तर प्रदेश में 32.1% है। 22 डेज की बात है ये, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है, पुअर, फार्मर्स, वुमेन और यूथ। बजट का प्रायोरिटी क्या है, पुअर, फार्मर्स, वुमेन और यूथ। पेपरलेस बजट है और रामायण का मेंशन हुआ है इस बजट में, ठीक है। अच्छा, रैंक की बात करें तो यूपी की रैंक अलग अलग जो योजना है उसमें क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी नंबर 1, जन धन योजना में भी यूपी नंबर 1, सुरक्षा बीमा योजना में आपका नंबर 1। लेकिन देखिए, जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका नंबर 2 है, रैंक 2 है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये आपका नंबर 1 है। और स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो था उसमें भी नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 किसमें है, देखिए जीवन ज्योति बीमा योजना देखा, एक बीमा नंबर 1, एक बीमा नंबर 2। अच्छा, फिर बात करते हैं आपका डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो भाई जनधन योजना के थ्रू ही तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो जनधन योजना में नंबर 1 है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में नंबर 2 है। ईज ऑफ डूइंग में भी आपका नंबर 3, सॉरी नंबर 3 कह रहा हूं, नंबर 2 पहुंच गया, रैंक 2। और चौंका देने वाली बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2016-17 में उत्तर प्रदेश का कितना था, तो 14, तो 14 से बढ़ के आ गया है आपका 2। तो ये एक अच्छी बात देखी। अच्छा, जब भी एक्सपोर्ट की बात करें रैंक 7 मार दीजिए बिना सोचे समझे, चाहे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी नंबर 7 और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी नंबर 7 और लीड्स इंडेक्स अगर बोला जाए तो रैंक 6। तो ये कुछ रैंक की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें यूपी के बजट में देखने को मिली। तो पहले तो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया होगा, भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे हम लोग बुंदेलखंड एरिया में। अच्छा, एयर पैसेंजर्स, मतलब हवाई जहाज से चलने वाले पैसेंजर्स में 19.2% का इंक्रीज देखा गया है उत्तर प्रदेश में। और ई श्रम पोर्टल में, ई श्रम पोर्टल एक पोर्टल है जिसमें उत्तर प्रदेश के 8.32 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, 8 करोड़ के आसपास वर्कर रजिस्टर्ड है ई श्रम पोर्टल में। अच्छा, और इस बजट ने कहा है कि आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट जो 5.1% पहुंचाना है, ये टारगेट है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप लोग 2.62 करोड़ फार्मर्स को 63,000 करोड़ का पैसा आप आवंटित कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, पैसा कहां से आया, देखिए कहां से आया। देखो, उधारी का पैसा सबसे ज्यादा नहीं है, अपना टैक्स रेवेन्यू सबसे ज्यादा है 37.1%, तो अपना टैक्स है। 30% आपका सेंटर टैक्स दे रही है जो, ठीक है। पब्लिक डेट रिसीप्ट, तो अब डेट डेट भी लिया है ना, हमने देखा ना 3.46% का आपका फिस्कल डेफिसिट है, तो वो आपका टोटल जो 100 रुपए जो पैसे आए उनका 15 रुपए उधार लिया है, ठीक है। तो ये फिर भी थोड़ा कम ही है देखा जाए तो। और सेंटर से ग्रांट आपका 12% और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका 3.4%।
नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उससे 3.4% आता है। तो ये बात हो गई आपके टैक्स रेवेन्यू की। अच्छी बात क्या है, पब्लिक डेट टॉप पे नहीं है, अपना रेवेन्यू टॉप पे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बजट जब भी हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ चीजें हमें नोटिस करनी चाहिए, तब हमें पता चल पाएगा कि अच्छा बजट है बुरा बजट है। ठीक है, तो आपसे भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि अच्छा बजट है कि बुरा बजट है, देख के बिल्कुल न्यूट्रल होके। ठीक है। अच्छा, पैसा कहाँ गया, तो पैसा कहाँ गया ये पता चलेगा आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा पैसा गया। क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? एकदम अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करना बहुत बढ़िया बात है। तो 21% जो आपका बजट है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, इट इज अ गुड साइन। ठीक है। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में देखिए सैलरी सैलरी आपका काफी हाई आता है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे टॉप में है, तो ये काफी अच्छी बात है। अदर एक्सपेंडिचर आपका 12, सैलरी ऑफ एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज 11.7, तो करीबन 25% के आसपास, एक चौथाई तो गवर्नमेंट की सैलरीज देने में जा रहा है। ठीक है, 20% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग रहा है। ठीक है, पेंशन, अच्छा पेंशन भी देखिए, पेंशन भी 11% है। तो ये 11%, ये 11% और ये 12%, तो 1/3 जो पैसा है आपका गवर्नमेंट का चला जाता है पेंशन और सैलरी देने में एम्प्लॉयज के। ठीक है, करीबन आपका 33, ये कितना हो गया, 35% के आसपास, 36, 37, तो 40% के आसपास आपका पैसा चला जाता है केवल आपका पेंशन और सैलरीज देने में। ठीक है, तो बचा जो 60% है उसमें 20% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, ये काफी सराहनीय बात हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, टॉप 3 डिपार्टमेंट कौन से हैं, तो पता चलेगा कौन से सेक्टर को फोकस किया जा रहा है। देखिए, एक तो आपका प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर को नेक्स्ट फोकस किया जा रहा है। एजुकेशन पे बात करें और एनर्जी पे बात किया, और तीसरा पैसा खर्च हो रहा है किस पे, पुलिस डिपार्टमेंट में। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी धीरे धीरे बेटर हो रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट पे तीसरे नंबर पे खर्च हो रहा है। टॉप 3 स्कीम्स कौन से है भाई, जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन आपका यूनियन बजट में तीसरे नंबर पे था, और सर्व शिक्षा अभियान दूसरे नंबर पे है, और पेंशन आपका, पेंशन यानी कि, हाँ ठीक है, पेंशन सोशल सिक्योरिटी कह लीजिए, ये आपके तीसरे नंबर पे आता है। तो टॉप 3 डिपार्टमेंट, टॉप 3 स्कीम्स हो गए। फिर बात करते हैं हम लोग, टारगेट है इनका 22,000 मेगावाट बिजली आपका सोलर पावर से जनरेट करना। तो ये तो सोलर पावर में हमने देखा यूनियन बजट में भी बढ़ावा दिया जा रहा है, अभी स्टेट बजट में भी देखिए बढ़ावा दिया गया। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। आपका ऐसा देखा गया है कि 2022-23 में 28,900 मेगावाट है। 2000 आपका 23-24 में आपका 31,500 मेगावाट है। ठीक है ना, 31,500 मेगावाट। और 2016-17 की अगर बात करें तो 16,000 था, मतलब लगभग लगभग देखिए डबल कर दिया जा रहा है। 16,000 से लेकर 31,000 कर दिया जा रहा है, लगभग लगभग डबल कर दिया गया इन लाइक 8 ईयर्स, तो 2016-17 से लेके 23-24 तक। तो ये भी काफी बढ़िया बात है। 2025 तक टारगेट किया गया, 1.1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन 3 लाख महिलाओं को आपका 500 रुपए पर महीना मिलता था, उसको बढ़ाकर 1,000 रुपए पर महीना पेंशन कर दिया जाएगा 30 लाख महिलाओं के लिए। 6 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 19.2% था 2016-17 में, वो कम होकर 2.4% आ गया है। 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड अक्टूबर 2023 तक मिल चुके हैं, 37 लाख। अच्छा, सेमीकंडक्टर पॉलिसी आ गई यूपी में, तो यूपी के अलावा कौन से और स्टेट्स में सेमीकंडक्टर पॉलिसी है? यूपी बनता चौथा स्टेट आफ्टर गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। गुजरात में, उड़ीसा, तमिलनाडु के बाद आपका यूपी बनता है। अब ये सारी स्कीम्स हो गए, कितना खर्चा किया देख लेते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा देखिए, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी। तो रूरल हेल्थ मिशन को पैसा मिल रहा है 7,350। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया ताकि याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्या पता कुछ दिमाग में रह जाए, है ना। तो सबसे ज्यादा याद रखिए कहाँ दिया गया है, रूरल हेल्थ मिशन में। अच्छा, फिर बात करते हैं आवास योजना। घर बनवाना है, घर बनवाने के लिए 4,000 करोड़ आवंटित हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर का भी काफी योगदान है इसमें, तो इसलिए देखिए इतना भारी मात्रा दिख रहा है आपको। ग्राम सड़क योजना, देखिए ग्राम सड़क योजना में भी काफी खर्चा होता है, इसमें भी सेंटर की हेल्प मिल रही है। ठीक है। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, अब एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में भाई सबसे ज्यादा 2,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का। ठीक है। फिर है आपका लिंक एक्सप्रेसवे। लिंक एक्सप्रेसवे आपका लखनऊ, आगरा, पूर्वांचल, इसको मैप में देखते हैं और सब ज्यादा समझेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,000 करोड़, और उसका एक चौथाई लिंक एक्सप्रेसवे देख सकते हैं। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे आपका ये है, आपका मेरठ से प्रयागराज, है ना। तो ये आपका मेरठ से प्रयागराज चलता हुआ है, देखिए कितना बड़ा है, तभी तो 2,000 करोड़ का खर्चा ले रहा है। ठीक है। अच्छा,
अब लिंक एक्सप्रेस में क्या है, देखिए आगरा लखनऊ, हमने क्या देखा, लखनऊ आगरा को पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस में यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे से जोड़ रहे हैं ना हम लोग, यहाँ से आप आगरा लखनऊ को जोड़ दिया जा रहा है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो इसको बोलेंगे लिंक एक्सप्रेसवे। 500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है इस पे, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेस को देख लिया, ये लिंक एक्सप्रेस को देख लिया। यहाँ पे गोरखपुर लिंक है, ठीक है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे बात की हमने गंगा एक्सप्रेस वे और लिंक एक्सप्रेस वे की, इस पे इतना खर्चा होना है। जेवर एयरपोर्ट पे 1000 करोड़ का खर्चा होना है, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट पे हजार हजार करोड़ है, और 1000 करोड़ आपके और डिफरेंट एयर स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे थ्रू आउट द स्टेट, अलग अलग एयर स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे आपके एरोप्लेन लैंड करने के लिए। उतना ही खर्चा आपका फार्मर्स को फ्री वाटर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, उतना ही खर्चा हेल्थ में किया जा रहा है। तो हेल्थ की अगर बात करें, देखिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में तो करीबन 7,500 करोड़ का खर्चा, 7,350 करोड़, और हेल्थ में 1000 करोड़। इसके अलावा बाकी हेल्थ में 1000 करोड़ का खर्चा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 1000 करोड़ के आसपास, 764 करोड़ से 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और एक मेडिकल खोला जाएगा वाराणसी में, जिसका अकेला बजट है आपका 400 करोड़। तो एक बड़ा मेडिकल कॉलेज उम्मीद कर सकते हैं वाराणसी में खोला जाए, और 14 मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जगह खोले जाएंगे। 400 करोड़ खर्च हो रहे हैं अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में, 400 करोड़। आगरा मेट्रो भी बनने जा रही है, 346 करोड़ आगरा मेट्रो की बात की। और ऑब्वियसली महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या एयरपोर्ट, तो अयोध्या में तो काफी टूरिज्म बढ़ेगा, तो उसके एयरपोर्ट को और ज्यादा एक्सपैंड करना और बनाने और एक्सपैंड करने में कम से कम 150 करोड़ का खर्चा करना है। ऐसा पूरा बजट तैयार हो गया है हमारा यूपी का, ठीक है। तो यूपी का बजट इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। और बजट का पूरा कार्यक्रम देख लीजिए आप लोग, यूनियन बजट देख लीजिए और उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए इसको। कुछ भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक वीडियो नोट की तरह देखिए, 2-3 बार देखिए, सब याद हो जाएगा, फिर सवाल लगाइए बस, ठीक है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही।